अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग मुझे सुन सकते होंगे और आप लोग खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम जो है हमारी जो है वो ऑन कैंपस क्लास हुई थी, और जो ऑन कैंपस हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने जो है वो कैनामेटिक्स का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने कैनामेटिक्स में अभी तक क्या क्या किया, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमने कैनामेटिक्स स्टार्ट किया था। जब हमने कैनामेटिक्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको शुरू में कुछ बातें बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि जो कैनामेटिक्स का जो टॉपिक है, इसको हमने बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हिस्से में हम डेफिनेशंस और ग्राफ करते हैं, दूसरे हिस्से में फिर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन करते हैं, और फिर तीसरे हिस्से में हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है फिर वी हैव इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, वी हैव गॉट 4 इक्वेशंस। बेटे बंद कर दिया था। वी हैव गॉट 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, एंड फाइनली देन वी हैव प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें जो है वो हमने सबसे पहले वी डिफाइन डिस्टेंस। सबसे पहले हमने डिस्टेंस को डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट स्पीड। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट एवरेज स्पीड। उसके हमने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे एवरेज स्पीड के हमने। ठीक है, देन वी हैव वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया, वेलोसिटी के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। देन एवरेज वेलोसिटी। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट एक्सीलरेशन। हमने एक्सीलरेशन को डिफाइन किया, उसके भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व किए। देन वी टॉक्ड अबाउट डिसेलरेशन, एंड आफ्टर डिसेलरेशन वी टॉक्ड अबाउट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन करने के बाद वी टॉक्ड अबाउट यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। देन वी डिस्कस्ड इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, एंड फाइनली वी डिफाइंड डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। उसके बाद मैंने आपको जो है ये कुछ एग्जांपल्स दी थी, और एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि ये 6 तरह की मोशंस हैं, और उनको मैंने विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से स्पीड्स को देखकर आप बता सकते हैं कि किस टाइप की मोशन है। तो जो टाइप ऑफ मोशन मैंने डिस्कस की थी वो 6 टाइप्स ऑफ मोशन हमने डिस्कस की थी। इसमें स्टेशनरी यानी कि और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बात की, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बात की, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बात की, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन के बारे में बात की, और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन के बारे में बात की। उसके बाद फिर हमने जो है वो ग्राफ, 2 तरह के ग्राफ समझे। एक हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, एक हमारा स्पीड टाइम ग्राफ था। और मैंने कहा था कि अगर आप डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे तो फिर आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा, और जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि जो बेसिक शेप होते हैं वो ग्राफ ऑफ मोशन के ये होते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, और उसका स्पीड टाइम ग्राफ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, लेकिन ऑन एक्स एक्सिस बनता है। यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कांस्टेंट ग्रेडियंट की लाइन बनता है, जबकि यूनिफॉर्म स्पीड का जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, लेकिन वो एक्स एक्सिस पर नहीं होता, वो हमेशा एक्स एक्सिस के अबव होगा या बिलो होगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का होता है, जबकि इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो कांस्टेंट ग्रेडियंट की एक लाइन होती है। यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का होता है, लेकिन उसका जो वो होता है क्या कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, वो नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट की एक लाइन होती है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो शेप है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का वो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ होता है, और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ होता है। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड के बराबर होता है, या अगर वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका ग्रेडियंट वेलोसिटी के बराबर होगा। उसके अलावा जो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ होता है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो एक्सीलरेशन के बराबर होता है, और जो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ होता है या एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। फिर हमने कुछ ग्रेडियंट पे बात की थी कि किस तरह से जो है आप ग्रेडियंट को समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये लाइन है, तो उसका ग्रेडियंट जो है पॉजिटिव और कांस्टेंट है। इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव और कांस्टेंट है। इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो 0 है, और वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट जो है वो इनफाइनाइट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है। इस तरह का अगर कर्व होगा तो ग्रेडियंट पॉजिटिवली इंक्रीजिंग होगा। इस तरह का कर्व होगा तो ग्रेडियंट पॉजिटिव और डिक्रीजिंग होगा।
ठीक है। तो ये सब मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट टाइम। फिर मैंने आपको जो है वो बहुत सारे शेप बनाकर जो उनका ग्रेडियंट डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको क्लास में बहुत सारी एग्जांपल्स भी करवाई थी कि आप किस तरह से जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि फला ग्राफ जो है क्या शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज का डेट है, आज 12 है मेरे ख्याल से। फॉर एग्जाम्पल हमारी बात हुई थी कि अगर फर्ज करें कि ये हमारा एक फर्ज के हमारा एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है और ग्रेडियंट इस वक्त पॉजिटिव है। यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट क्या है, 0 है। यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट क्या है, कांस्टेंट और पॉजिटिव है। यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है लेकिन है पॉजिटिव। और यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट क्या है, 0। तो और फर्ज करें कि ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। फर्ज करें कि अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सीलरेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज। यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हुआ, यहाँ पर एक्सीलरेशन हुआ कांस्टेंट। यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है, 0। ठीक है। और हमने काफ़ी सारे ग्राफ डिस्कस किए थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट किया था, स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट किया था, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब हम जरा जो है वो ग्राफ डिस्कस करते हैं, ग्राफ्स विद डायरेक्शन। यानी कि इसमें हम डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे, इसमें हम डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करता है। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करता है और कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है। फिर वो यू टर्न लेता है और बी से भी वो कैसे मूव करता है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। ठीक है। इधर इसको ये तो बहुत ही बहुत सिंपल सा हो जाएगा। थोड़ा सा जो है थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँगा। पर्सन ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलता है और पॉइंट ए पर वो जो है रेस्ट, पॉइंट ए पर वो रेस्ट, पॉइंट ए से बी तक वो क्या होता है, पॉइंट ए से लेके बी तक वो एक्सीलरेट करता है। फिर पॉइंट बी से लेके सी तक क्या होता है, पॉइंट बी से लेके सी तक वो फिर कांस्टेंट स्पीड से चलता है। फिर पॉइंट सी से लेकर पॉइंट बी तक क्या होता है, वो डिसेलेरेट करता है, फिर दोबारा से रेस्ट में आ जाता है। ठीक है। फिर इमीडिएटली यानी कि फ़ौरन ही, इमीडिएटली मतलब है कि विद इन सेकेंड वो यू टर्न लेता है और फिर यहाँ से यहाँ तक यानी कि डी से लेकर ई तक वो क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। फिर ई से लेकर एफ तक क्या होता है, ई से लेकर एफ तक वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है। और फिर एफ से लेकर एफ के बाद क्या आता है, जी, वो डिसेलेरेट करता है और जी पर जाके वो रेस्ट में आ जाता है, यानी कि उसकी स्पीड 0 हो जाती है। ठीक है। तो हम एक काम करेंगे कि हम पहले इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं वो विद डायरेक्शन बना रहे हैं, यानी कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव को कंसिडर करेंगे। तो इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव में कंसिडर करेंगे तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बन जाएगा, बेसिकली ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा। सिचुएशन क्या होगी, एक्स एक्सिस पे आप लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे आप ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली इनिशियली आप रेस्ट पर हैं, तो इनिशियली आपका ग्राफ जो है वो 0 ग्रेडियंट होना चाहिए। फिर ए से लेके बी तक आपने जो एक्सीलरेट किया, तो भाई ये ए से लेके बी तक आपने यू करके एक्सीलरेट किया। ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया ए और आपका पॉइंट हो गया बी। तो बी से लेकर सी तक आपने कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल किया है, तो कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या, आपकी ग्रेडियंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा।
तो इसे लेकर बी तक आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया। तो सी से लेकर डी तक आपने डिसैलिब्रेट किया, तो भैया आपने डिसैलिब्रेट किया और ये आप रेस्ट में आ गए। रेस्ट में आया बी पर फॉर अ मोमेंट, फिर आपने यू टर्न लिया। अब यू टर्न लेंगे तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया था वो कम होने लगेगा और आप एक्सीलरेट करो लेकिन आप ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी आप दोबारा से आपकी स्पीड बढ़ रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। उसके बाद आपकी स्पीड कांस्टेंट हो गई लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना, तो आपकी नेगेटिव में स्पीड कांस्टेंट हो गई। उसके बाद आपने फिर डिसैलिब्रेट किया, आपने डिसैलिब्रेट किया और फाइनली आपकी स्पीड क्या हो गई, ये पॉइंट आपका ई है, ये पॉइंट आपका एफ है जहाँ से आपने डिसैलिब्रेट करना शुरू किया, और ये पॉइंट आपका जी। और दोबारा से देखें, ए पर आप रेस्ट में थे तो देखें ए पर आपका ग्रेडियंट जीरो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो है। फिर ए से लेकर बी तक आपने एक्सीलरेट किया, तो एक्सीलरेशन का स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बनता है। फिर बी से लेकर सी तक आप कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते, भाई आपकी कांस्टेंट स्पीड आ गई। फिर सी से लेकर डी तक आप डिसैलिब्रेट कर रहे हो, तो सी से लेकर डी तक आप डिसैलिब्रेट कर रहे हो। फिर डी पर आप रेस्ट में आ गए, डी पर आप रेस्ट में आ गए। तो डी से लेकर ई तक आपने फिर एक्सीलरेट किया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जब आपने यू टर्न लिया ना तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो डी से लेकर ई तक आपने एक्सीलरेट किया। फिर ई से लेकर एफ तक आप कांस्टेंट स्पीड से चलते रहे, तो ई से लेकर एफ तक आप कांस्टेंट स्पीड से चलते रहे, ये नेगेटिव में ग्रेडियंट आ रहा है कांस्टेंट। और फिर एफ से लेकर जे तक आपने डिसैलिब्रेट किया, आप फिर जब डिसैलिब्रेट करें आपकी स्पीड कम हो रही है, फाइनली आपका ग्रेडियंट फिर से जीरो हो गया, यानी कि जी पर आप रेस्ट में। इसी सिचुएशन का अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं विद डायरेक्शन, इसी सिचुएशन का स्पीड टाइम ग्राफ हम बनाए विद डायरेक्शन, और दूसरी ज़बान में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इस ज़बान में आपसे कह रहा हूँ कि अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, अब इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाए विद डायरेक्शन, या दूसरी ज़बान में मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो फिर क्या होगा, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। इनिशियली आपकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, फिर आपने एक्सीलरेट किया, तो ज़ीरो वेलोसिटी से आपने एक्सीलरेट किया यहाँ तक, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। फिर बी से लेकर सी तक आपने कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल किया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कांस्टेंट स्पीड कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। बी से लेकर सी तक आपने कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल किया, उसके बाद सी से लेकर डी तक आपने डिसैलिब्रेट किया और आपकी स्पीड जीरो हो गई। तो सी से लेकर डी तक आपने डिसैलिब्रेट किया और आपकी स्पीड जीरो हो गई। उसके बाद आपने फिर नेगेटिव यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या किया, एक्सीलरेट किया। तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट करोगे इस तरह से। उसके बाद आपकी स्पीड जो थोड़ी देर बाद क्या होगी, थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड फिर नेगेटिव में ही कांस्टेंट हो गई, और यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब है नेगेटिव, तो आपकी स्पीड फिर से कांस्टेंट हो गई। उसके बाद फिर आपने नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते करते आपने डिसैलिब्रेट किया और फाइनली आपकी स्पीड जीरो हो गई। तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में डिसैलिब्रेट कर रहे हो और आपकी स्पीड क्या हो गई भाई, जीरो। ये आपका पॉइंट डी था, ये आपका पॉइंट ई था, ये आपका पॉइंट एफ था और ये आपका पॉइंट, ठीक है भाई। तो जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद डायरेक्शन बनाते हैं तो बेसिकली वैसे बनता है, और जब आप स्पीड टाइम ग्राफ विद डायरेक्शन बनाते हैं तो वैसे बनता है, यानी कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर आ जाता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताएंगे मुझे। सर आपने डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम में बेसिकली हम ऐसे फर्क कर सकते हैं कि लाइक स्पीड टाइम का जो होता है वो स्ट्रेट लाइंस पे बनता है और डिस्टेंस टाइम का जो जरूरी होता है थोड़े कर्व उसमें होता है। जरूरी अगर फर्स्ट करोगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन कहीं पर आ गया तो स्पीड टाइम भी कर्व हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन का जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो दोनों कर्व होता है, ठीक है। अच्छा। तो यूनिफॉर्म ठीक। एक्सेलेरेशन होगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड होगी या यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन होगी, तो फिर तो स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन आ गया तो फिर वो कर्व हो जाएगा। अब इस तरह ना करें हम, बस आप ग्रेडियंट को पकड़ के रखें, अगर आप ग्रेडियंट को पकड़ के रखेंगे ना कभी भी गलती नहीं होगी। बस ये याद रखें, ठीक। ठीक। जो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलेरेशन होता है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओके का सर। ग्रेडियंट होता है वो स्पीड होता है। बस इतना याद रखें, ग्रेडियंट के जरिए फॉलो करते रहेंगे। बस अब मैं आपसे जितनी भी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, हर ग्राफ में आपको ग्रेडियंट को फॉलो करना है, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। फर्स्ट करें आप ए से लेकर बी तक गए, ठीक है। ए में आप रेस्ट पे थे, फिर आपने ए से लेकर बी तक क्या किया, एक्सीलरेट, ठीक है। फिर आप बी से लेकर सी तक गए, बी से लेकर सी तक आपने डायरेक्ट डिसएलरेट किया, सी पर आप फिर से रेस्ट में आ गए। फिर आपने यू टर्न लिया, यू टर्न लेकर आप
एक्सेलरेट करते करते यहाँ पहुँच गए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। और ये बात ध्यान में रखिए कि आप ए से बी पीछे निकल गए, ये कौन सी जगह आ गई, डी। और डी पर आकर आप ऑल ऑफ अ सडन एकदम रुक गए, यानी कि किसी दीवार से टकरा गए, एकदम रुक गए, फौरन रुक गए अचानक, सही है। तो आप जो है इमीडिएटली रेस्ट में आ गए, यानी जैसे ही टकराए फौरन आप रेस्ट में, ठीक है। ए पर आप रेस्ट में थे, ए से लेकर बी तक आपने एक्सीलरेट किया, फिर आप डायरेक्ट बी से लेकर सी तक डिसेलेट करके जीरो स्पीड आई, और जीरो स्पीड लेते ही आपने यूटर्न लिया, और यूटर्न लेते ही आपने एक्सीलरेट किया, और ए से भी आप आगे निकल गए, और डी पर जाकर आपके अचानक किसी दीवार से टक्कर हुई और आप ऑल ऑफ अ सडन रुक गए आप। अब आपको करना ही है कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं, और उसके बाद जो है इसी का आप जो है स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाएं, इसी का आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाएं। एक काम करें, अपनी कॉपी में दोनों ग्राफ बनाएं और तस्वीर खींच के मुझे व्हाट्सएप करें आप। सर स्क्रीन नीचे कर दें सर। सलमान जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सर स्क्रीन नीचे कर दें। इसको नीचे कर दूँ, अब सही है, यस ठीक है। सर। अब मेरे पास कोई व्हाट्सएप नहीं आया अभी तक। सर मैंने भेजा है आपको। नंबर तुम्हारा मिल गया मुझे, अनस तुम्हारा भी मिला है मुझे।
अभी 3 लोगों के ग्राफ आए सिर्फ पूरी क्लास में से। सर मैंने बना लिया, मुझे आपका नंबर नहीं मिल रहा व्हाट्सएप पे। नंबर लिखो 0346 एक सेकंड सर, एक सेकंड। 0346 अच्छा बोले। 330 5641। सही शुक्रिया। एक सेकंड। नंबर इस पे व्हाट्सएप करना है आपको। हाँ भाई, और किसी ने बनाया? समीर अहमद, रबा तबस्सुम, नासिर हुसैन, मोहम्मद तस्मीर, सलमान, मुदस्सिर, नकवी साहब, अलिशबा। आप लोगों ने ग्राफ बनाया नहीं बनाया है? सर भेज रहा हूँ, बना लियो। सर 1 मिनट में आपके पास पहुंच रहा है। अरे ट्रैफिक में है जरा। पहुंच गया। ये किसका है? मेरे पास अननोन नंबर से आया है। किसने भेजा ये पेंसिल से बनाया? सर मेरा है, ये वाला मेरा है। किसका है भाई? दोबारा बोलो। हसन तुम्हारा है? हसन सुहेल? जी जी हाँ सर। ओके, ऑल राइट। सर मेरा भी आ गया। ठीक है। एक और आया। ये कहाँ से आया भाई? अलिशबा। ठीक है। और ये एक और आया है पेंसिल से बना हुआ। ये पता नहीं किसका है। ये 590 आखिर में किसका नंबर है? 590। सर आप मेरा लोगों ने, है हसन नकवी। मैंने आज लास्ट क्लास में आप लोगों से बोला भी था कि अपना नंबर मुझे टेक्स्ट कर दें आप लोग, ताकि सेव कर लूँ, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं है बात को यार। सर करा हुआ है। मैंने तो करा हुआ था तो व्हाट्सएप आया हुआ होता ना पहले से ही, तो बिल्कुल लेटेस्ट पहला व्हाट्सएप आया तुम्हारे नंबर से मेरे पास। ठीक है। अच्छा भी चलिए हम इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं हम लोग। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं तो सबसे पहले आप ये देखें कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि ए पे ये रेस्ट में था, यानी कि पहले हमें रेस्ट चाहिए, उसके बाद हमें एक्सीलरेशन चाहिए, उसके बाद हमें डिसेलरेशन चाहिए, उसके बाद हमें फिर रेस्ट चाहिए, और उसके बाद हमें फिर एक्सीलरेशन चाहिए नेगेटिव में, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, और आखिर में हमें क्या चाहिए? आखिर में हमें रेस्ट चाहिए। ये चीज़ हमें चाहिए इस पूरे ग्राफ में। ऐसे ही है ना भाई? अब उसका हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। पहले हमें क्या चाहिए? रेस्ट। तो ये रेस्ट आ गया। फिर हमें चाहिए एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन आ गया। फिर हमें डायरेक्ट डिसेलरेशन चाहिए, तो डायरेक्ट डिसेलरेशन आ गया। फिर हमें रेस्ट चाहिए, फिर से रेस्ट आ गया। फिर हमें नेगेटिव में एक्सीलरेशन चाहिए, और फिर अचानक रेस्ट चाहिए, अचानक रेस्ट चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर हुआ ये कि जब आप नेगेटिव में एक्सीलरेशन बना रहे थे, तो आप नेगेटिव में एक्सीलरेशन बनाते वक्त जो है एक्स एक्सिस से नीचे क्यों चलेगा? इस बात को ज़रा समझें। जब आप नेगेटिव में एक्सीलरेशन बना रहे थे तो आप एक्स एक्सिस से नीचे इसलिए चले गए भाई, क्योंकि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था ट्रैवल करना, आप उस पॉइंट से पीछे चले गए। अगर फर्स्ट करेगा आप किसी पॉइंट पे वापस आते
यानी जितना डिस्टेंस आपने इधर कवर किया था उतना डिस्टेंस आप इस डायरेक्शन में भी कवर करते, यहाँ तक बस आते, तो फिर क्या होता कि आप जीरो से चलते और फिर जीरो पे ही वापस आ जाते। लेकिन आप मजीद नेगेटिव में क्यों चले गए? क्योंकि आपने जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ से पीछे चले गए आप, तो उसमें आपका ग्राफ जो है वो और नीचे आ जाएगा और एक ग्राफ एक्सीलरेट करते करते एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ये एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों गया? एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि आपने इसको रेस्ट में लिया है। यानी देखें यहाँ पर जो है ये हम रेस्ट शो कर रहे हैं। क्यों रेस्ट शो कर रहे हैं? क्योंकि आपका ग्रेडियंट जीरो है। यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं? एक्सीलरेशन। क्यों एक्सीलरेशन? क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। ये मत भूलें डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर हम डिसेलेरेशन शो कर रहे हैं क्योंकि आपका ग्रेडियंट क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हम फिर से रेस्ट शो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रेडियंट क्या हो गया? जीरो हो गया। यहाँ पर हम फिर से एक्सीलरेशन शो कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव में, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन शो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रेडियंट जो है क्या हो रहा है? आपका ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर आप फिर से रेस्ट शो कर रहे हैं क्योंकि आपका ग्रेडियंट यहाँ पर क्या हो गया? आपका ग्रेडियंट जीरो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड होता है, तो हमें स्पीड को फॉलो करते करते हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया। हमने ग्रेडियंट को फॉलो करते करते हमने इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर आ जाएं आप। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो शुरू में आपकी वेलोसिटी जीरो थी, आपको जीरो से स्टार्ट करना था, आप एक्सीलरेट करते रहे। आपकी वेलोसिटी जीरो थी और आप एक्सीलरेट करते रहे। जब एक्सीलरेट कर रहे हैं, एक्सीलरेट करते करते क्या हुआ कि फिर एकदम आपने जो है वो आपने डिसेलेरेट करने लगे या आप डिसेलेरेट करने लगे और डिसेलेरेट करते करते आपकी स्पीड क्या हो गई? आपकी स्पीड जो है जीरो। उसके बाद आपने एकदम यू टर्न लिया और उसके बाद फिर आपने एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया। तो चूँकि अब आपने यू टर्न ले लिया तो अब आपकी डायरेक्शन नेगेटिव में चली जाएगी, तो आप नेगेटिव में एक्सीलरेट करे जाने एकदम क्या हुआ? एकदम आपकी टक्कर हो गई। तो एकदम जैसे आपकी टक्कर होगी तो एकदम आपकी स्पीड क्या होगी? जीरो। यहाँ पर आप वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो ये शो करेगी कि आपकी स्पीड एकदम क्या हो गई? आपकी स्पीड एकदम जीरो। आपकी स्पीड एकदम जीरो। ठीक है, तो पहले बताएंगे दोनों ग्राफ समझ में आए या नहीं आए? अगर ग्राफ समझ में आए तो सर स्टार्ट पहले वाले में नेगेटिव जो हम नीचे क्यों लेके गए इसको ग्राफ को बता दें फिर से। हम नीचे से नहीं लेके गए तो फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। अब आपने फर्स्ट करो ए से चलना शुरू किया था तो ए पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था? ए पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो था। ठीक है, जब आप यू टर्न लेके वापस इसी पॉइंट पर आ जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो हो जाएगा ना। तो आपका डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो हो गया, लेकिन आप इस पॉइंट पे रुके नहीं, आप और पीछे चाहते रहे। तो अगर आप और पीछे चले आओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है। अब आप और पीछे जाओगे तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट कहाँ बढ़ेगा? अब डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव में बढ़ेगा। तो ये आप नेगेटिव में जा रहे हो और नेगेटिव में जाते जाते आपकी एकदम स्पीड एकदम जीरो हुई तो आपका ग्रेडियंट एकदम जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, अब ये दोनों ग्राफ अगर आपके समझ में आ गए तो अब मुझे ये बताएं आप कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये दोनों एरिया क्या शो करेंगे? किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ पर एरिया क्या शो करता है? डिस्टेंस शो करेगा सर। ठीक है, किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ पे जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो डिस्टेंस कवर्ड को शो करता है। तो ज़रा गौर से देखें, ये वाली जो ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया है ये क्या शो कर रहा है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस शो कर रहा है D1। तो यहाँ से तक का डिस्टेंस शो कर रहा है D1। और जो नीचे वाली ट्रायंगल है उसका एरिया क्या शो कर रहा है? नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया शो कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, यानी कि D2। देखिए चूँकि D1 कम डिस्टेंस है और वापसी का जो डिस्टेंस है D2 जो है वो ज़्यादा है, तो ये वजह है कि नीचे वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस वाले ट्रायंगल के एरिया से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसने जाते वक्त कम डिस्टेंस कवर किया है। ए से सी जाते वक्त कम डिस्टेंस कवर किया है और सी से डी आते वक्त इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसमें D2 जो है वो ज़्यादा होगा, एरिया D2 ज़्यादा होगा, एरिया D1 कम होगा। अगर फर्ज करें कि ए से जाता और यू टर्न लेकर ए तक ही वापस आ जाता तो फिर क्या होता? फिर दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता। लेकिन इस वाले ट्रायंगल का एरिया ज़्यादा होने की क्या वजह है? इस वाले ट्रायंगल का एरिया ज़्यादा होने की वजह ये है कि ये जब वापस आया तो वापस और पीछे चला गया, यानी कि इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसलिए नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया ज़्यादा आ रहा है। ये एरिया वाली बात समझ में आ गई सब लोगों के? हाँ भाई, एरिया वाली बात समझ में आ गई सब लोगों की? यस यस। जी सर, आ गया। ठीक है, चलें। तो ये हमें थोड़ा आइडिया हुआ कि जब आप डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव का भी ख्याल करना पड़ता है। फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव का भी ख्याल करना पड़ता है आपको। चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है? वो कॉन्सेप्ट आपका है फ्री फॉल मोशन।
फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल मोशन का मतलब होता है फ्री फॉल मोशन का मतलब है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो, सिर्फ ग्रेविटी लग रही हो, उसकी मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन वैक्यूम, यहाँ पर एयर ना हो। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वैक्यूम में गिरता है जहाँ पर एयर नहीं होती, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही होती है, उसकी मोशन जो है फ्री फॉल मोशन है। और ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, या फिर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करें विद नो एयर। ठीक है, अगर कोई जगह जहाँ पर एयर ना हो, जहाँ पर वैक्यूम हो, वहाँ पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे थ्रो करें या ड्रॉप करें और किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो करें, तो वो क्या कहलाएगा? वो फ्री फॉल मोशन कहलाएगा। क्योंकि दोनों सूरतों में ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होगा उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही होगी, ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स वहाँ पे नहीं लग रही होगी। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप फ्री फॉल मोशन करते हैं, फ्री फॉल मोशन किस में हो रही है? वैक्यूम में, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। तो जब वैक्यूम में आप किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे होते हैं तो ड्रॉप करते वक्त ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है? जीरो। उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, उसका एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे होते हैं तो ड्रॉप करते वक्त उसकी स्पीड जीरो होती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, उसका एक्सेलरेशन जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जैसे जो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता रहता है, जैसे जो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता रहता है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट रहता है, जबकि उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती रहती है, और वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहती है। कॉन्स्टेंटली क्यों बढ़ती रहती है? क्योंकि भाई आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में ड्रॉप करते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट, तो इनिशियल पोजीशन पर उसकी स्पीड जीरो होती है और उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और जैसे जैसे वो वैक्यूम में नीचे गिरता रहता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी स्पीड जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहती है बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब अगर आप इसका जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं, एक फ्री फॉल मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं, तो दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, बिकॉज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। लेकिन अगर इसी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का अगर आप जो है स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं, तो दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन, because its acceleration is constant and acceleration is the gradient of velocity time graph. तो उसका जो velocity time graph बनेगा straight line बनेगा because the gradient is constant, because the acceleration is constant. On the other hand, when an object falls in air, जब कोई ऑब्जेक्ट एयर में गिरता है तो क्या होता है? फर्ज करेंगे ये पॉइंट है जहाँ से इसको हम ड्रॉप करेंगे, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक गिरता जा रहा है। ठीक है, पॉइंट बी के बाद भी वो गिरता ही जा रहा है। यहाँ पर होगा क्या? होगा ये कि एट पॉइंट ए ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, तो पॉइंट ए पर हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? पॉइंट ए पर हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो पॉइंट ए पर क्या होगा? पॉइंट ए पर ये होगा कि पॉइंट ए पर इसका जो स्पीड की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 9.8 होगा, और इस पर जो है वो एयर रेजिस्टेंस कितनी लग रही होगी? इस पर एयर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं लग रही होगी, ज़ीरो होगी। और जो रिजल्टेंट फोर्सेस पे लग रही होगी, रिजल्टेंट फोर्सेस पे लग रही होगी
वो बराबर होगी किसके, वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। चूंकि अभी रेजिस्टेंस 0 है तो रिजल्टेंट फोर्स सारी की सारी किसके बराबर होगी, रिजल्टेंट फोर्स सारी की सारी वेट के बराबर होगी, राइट। ठीक है। नाउ एज इट फॉल्स फ्रॉम ए टू बी, जब ये ए से बी के दरमियान गिर रहा होगा, एज इट फॉल्स फ्रॉम ए टू बी, जब ये ए से बी के दरमियान गिर रहा होगा तो उस वक्त क्या हो रहा होगा, उस वक्त ये हो रहा होगा कि इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही होगी। स्पीड इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो रही होगी, वो भी इंक्रीज हो रही होगी। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड पर, फॉलिंग ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पर और डेंसिटी ऑफ एयर पर। तो फिलहाल डेंसिटी ऑफ एयर चेंज नहीं हो रही, फिलहाल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फिलहाल स्पीड तो बढ़ रही है ना, तो स्पीड के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ध्यान में रखेंगे रिजल्टेंट फोर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स बराबर है वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस के। अब चूँकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो वेट के अंदर से रेजिस्टेंस जो इंक्रीज हो रही है माइनस होती रहेगी, तो रिजल्टेंट फोर्स आपकी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। दोबारा समझें, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती है वो वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस के बराबर होती है। नाउ एज इट फॉल्स द वैल्यू ऑफ एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, देयरफॉर वेट में से जो आप एयर रेजिस्टेंस माइनस कर रहे हैं वो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स आपकी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आपकी डिक्रीज होगी, एयर रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज होगी, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी। रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होने की वजह से आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन जो है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो रिजल्टेंट फोर्स पर डिपेंड करता है। जबकि इस पूरी मोशन के दौरान आपका वेट क्या रहेगा, आपका वेट ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, बल्कि कांस्टेंट होगा। अब फर्ज करें कि जब आप पॉइंट बी पे पहुंच गए, फर्ज करें पॉइंट बी पे जब आप पहुंच गए, तो पॉइंट बी वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते, आपकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ते 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 इसके बराबर हो गई, आपकी रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते जो है वो वेट के बराबर हो गई। तो आपका वेट और रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे तो वेट माइनस रेजिस्टेंस का आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो याद आपकी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, आपकी रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो फिर वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, फिर आपकी वेलोसिटी मजीद नहीं बढ़ेगी, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसी वेलोसिटी को फिर हम क्या कहते हैं, इसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है जी, तो फिर इसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब इसको दोबारा से रिकॉल करें। मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया कि जब आप एयर में किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं ऊपर से नीचे, तो इनिशियली उसकी स्पीड जो है वो 0 होती है और उसका एक्सेलरेशन 9.8 होता है। फिर जैसे जैसे वो गिरता रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो बढ़ती रहती है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती रहती है, वेट कांस्टेंट रहता है, और चूँकि रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही होती है इसमें उसका एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होता रहता है। अब इसकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो बढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि वेट के बराबर हो जाती है। जब एयर रेजिस्टेंस वेट के बराबर हो जाती है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाती है तो फिर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता है। और जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो फिर स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, उस स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया है, इसको इस पूरी सीक्वेंस को आपको रिपीट करना है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ। जब एयर में आप किसी चीज़ को गिराते हैं तो इनिशियली एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड 0 होती है, एक्सेलरेशन 9.8 होता है, वेट कांस्टेंट होता है, एयर रेजिस्टेंस 0 होती है, रिजल्टेंट फोर्स वेट के बराबर होती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरता रहता है स्पीड बढ़ती है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है, रिजल्टेंट फोर्स कम होती है, एक्सेलरेशन कम होता है और वेट कांस्टेंट रहता है। और फाइनली जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वेट के बराबर हो जाती है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाती है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है और आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 पैरामीटर्स हैं जो कि आपको डिस्कस करने हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेट, एयर रेजिस्टेंस एंड रिजल्टेंट फोर्स। इस पूरे डिस्कशन में 5 पैरामीटर्स हैं जिस पर आपको बात करनी है।
वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेट, एयर रेजिस्टेंस एंड रिजल्टेंट फोर्स। तो मैं आपसे 3 पॉइंट्स की बात करता हूँ। एक तो पॉइंट वो है जब आप उसको ड्रॉप करेंगे यानी कि ए, और एक होगा जब वो ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा ए से बी तक, और बी वो पॉइंट होगा जहाँ पर एयर रेजिस्टेंस वेट के बराबर हो जाएगी। तो इन तीनों आपको जो है जगहों का डिस्कशन करना है कि ए पे क्या हो रहा है, ए से लेकर बी के बीच में क्या हो रहा है, और बी पे क्या हो रहा है। ए पर क्या हो रहा है, ए पे वेलोसिटी आपकी क्या है, ए पे वेलोसिटी आपकी 0 है, एक्सेलरेशन 9.8 है, वेट कांस्टेंट है, एयर रेजिस्टेंस 0 है, रिजल्टेंट फोर्स वेट के बराबर है। ए से बी के दरमियान क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, वेट कांस्टेंट है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है। और बी पे पहुँच कर क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेट सेम रहेगा, एयर रेजिस्टेंस वेट के बराबर हो जाएगी, और रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी। ठीक है, बातें समझ में आ गई सब लोग ये? और बातें Yes. समझ में आ गई तो ज़रा 1 बाय 1 सब लोग Yes, रिपीट sir. करो। ठीक है, चलो ज़रा अलिशबा सबसे पहले तुम रिपीट करो। अलिशबा सबसे पहले तुम रिपीट करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब आप एयर में किसी चीज़ को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली क्या होगा, फिर ए से बी के बीच में क्या होगा, और बी पे पहुँच कर क्या होगा। यस अलिशबा। अच्छा भैया, एक तो बड़ा मसला है, माइक ख़राब होते हैं आप लोगों के। तो आप लोग एक काम ये करें कि ये जो चीज़ है ना, इसको अभी जो मैंने सामने लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट लें सब लोग, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लें। कल की जो आपकी क्लास होगी ना, क्लास में सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा आप लोगों से। जैसे कल क्लास शुरू होगी मैं आप लोगों से सबसे पहले यही पूछूंगा कि बताओ जब ऑब्जेक्ट एयर में गिरता है तो क्या होता है। तो आपको मुझे डिटेल बतानी होगी क्या होता है। ठीक है सर सब लोग, सर ए में वो बता देगा दोबारा, रिजल्टेंट आप फोर्स स्क्रीन का शॉट ले लो, क्या है? आप स्क्रीन शॉट ले लो। कल मैं क्लास में आते सबसे पहले इसको रिपीट करूंगा एक दफ़ा, और फिर आप लोगों से पूछूंगा बताओ कि क्या है ये। ठीक है, चलें, स्क्रीन सही है, शॉट ले लो, क्योंकि जब मैं ले क्लास में लिया सर। पूछूंगा क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा ना फिर मैं इसको। ठीक है, ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ओके सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।